Dear students, today we are starting a new chapter, that is borrowing powers, debentures, deposits and charge. आज हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बोरोइंग पावर्स को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में जो ऋण लेने की प्रक्रिया है या ऋण लेने की जो ज़रूरत है वो पड़ती रहती है। वो जो कंटिंजेंसी है उनको पे ऑफ करने के लिए पड़ सकती हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस भी हो सकते हैं असेट्स को परचेज करने के लिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम पर भी वो ज़रूरत हो सकती है। वो शॉर्ट टर्म हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म हो सकती है। किसी भी कंपनी की ऋण लेने की जो क्षमता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और उसके रिजर्व्स जो हैं वो कितने हैं। ऐसा माना जाता है, आपको अगर ध्यान हो करंट रेशियो, तो उसमें जो करंट एसेट्स का पार्ट है, जब हम स्टैंडर्ड करंट रेशियो की बात कर रहे हैं तो उसमें जो करंट एसेट्स का पार्ट है वो डबल रखा जाता है करंट लाइबिलिटीज से। उसके पीछे भी यही अवधारणा है कि यदि आपकी जो असेट्स हैं वो हाफ पर लिक्विडाइज हों तो आप उनको पे ऑफ कर सकें, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे भी जो रेगुलेशंस हैं वो ये कहती हैं कि जो कंपनी की बोरोइंग पावर्स हैं वो पावर्स उस कंपनी की कैपेसिटी से एक्सीड ना कर जाए। कहीं कंपनी इतना ऋण ना ले ले जिसको वो कभी पूरा ही ना कर पाए। तो डिस्कस करते हैं बोरोइंग पावर्स को। बोरोइंग पावर्स को अलग अलग हम हेड्स में समझ सकते हैं। जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो लेन देन के व्यापार में कार्य करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके पास इम्प्लाइड पावर होती है बोरोइंग की। चाहे वो मेमोरेंडम में लिखी हो चाहे ना लिखी हो, वो एक गर्भित हो सकती है। मेमोरेंडम में लिखी है तो ये अच्छी बात है, यदि मेमोरेंडम में नहीं है तो भी वो गर्भित हो सकती है। नॉन ट्रेडिंग कंपनी को गर्भित क्षमताएं नहीं मिल रही होती हैं, उसको पावर्स नहीं है, शक्तियां नहीं है, गर्भित शक्तियां नहीं है उसके पास में कि वो बोरोइंग कर सके। यदि उसके मेमोरेंडम में इन शक्तियों का उल्लेख है, बोरोइंग पावर्स का उल्लेख है, तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है वैधानिक सीमाओं की, स्टैट्यूटरी लिमिट्स की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व कैपिटल का जो योग है उससे अधिक बोरोइंग नहीं कर सकती है। और यदि बोरोइंग होती है तो यहाँ पर गुड फेथ में अगर बोरोइंग होती है तो जो लेंडर है, जिसने उधार दिया है, उसको साबित करना पड़ेगा कि ये जो उधारी दी गई है वो अटमोस्ट गुड फेथ में है। उबेरिमी फिडी, अंडर द उबेरिमी फिडी, ये एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। कभी कभी ये देखा जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते ही हैं कि जो मेमोरेंडम है उसमें बोरोइंग पावर्स का उल्लेख होता है और वहाँ पर लिमिट्स सेट की जाती है, लेकिन वो जो लिमिट्स हैं वो स्टैट्यूटरी लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो वैधानिक है और समय समय पर जो कंपनीज एक्ट है
उसमें वो समयानुसार परिवर्तनशील होती हैं। जो टेम्पररी लोन्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब बात आती है समय की, तो जब भी कोषों की आवश्यकता है, और जब भी कंपनी को लगे कि उसे अब बोरोइंग करनी चाहिए, और जब उसकी पे ऑफ करने की क्षमता हो, तब वो बोरो कर सकते हैं। कंपनी, हम जानते हैं कि जो कंपनी है वो व्यक्तियों का समूह है, और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं। तो बोरोइंग पावर्स की जो एक्सरसाइज है, उसको, उसकी जो क्रियान्विति है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, अथवा कोई वो एक व्यक्ति जो कि मैनेजरल पर्सोनल है, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति वो चुन सकते हैं जो कि ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, बोरोइंग पावर्स को। पावर टू मॉर्गेजेस एंड चार्ज एसेट्स। गिरवी रखने की जब बात आती है, तो ये इम्प्लाइड होता है कि यदि कंपनी बोरोइंग कर रही है, तो उसके अगेंस्ट उसके पास जो भी असेट है उसको वो मॉर्गेज कर रही है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था जो है वो इसी प्रकार की जो क्रियान्विति है वो करती है। प्रोपोर्शनेटली वो मॉर्गेज हो सकती है, और यदि कोई एसेट है वो उसके ऊपर चार्ज इम्प्लाई किया जा सकता है। कुछ असेट्स ऐसी हैं जिनको ना तो मॉर्गेज किया जा सकता है, और ना ही उनको चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर एक अलग से बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर अलग से रखे जाएंगे, और उनका यूज़ किया जाएगा लिमिट्स सेट करने में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात आती है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स हैं क्या। जब एक लिमिट से ऊपर बोरोइंग्स की जाती है तो उसको कहा जाएगा अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। और ये जो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स हैं वो कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा किए जा सकते हैं। अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स हमेशा नल एंड वॉइड होती है, जिसका कंसिक्वेंसेस ये होता है कि कंपनी के खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लैंडर की जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान दे कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में कितना लिमिट सेट किया है, और जो उसकी स्टैट्यूटरी लिमिट है वो कितनी है। यदि वो स्टैट्यूटरी लिमिट से अधिक, अथवा मेमोरेंडम में जो लिमिट दी गई है बोरोइंग्स की उससे अधिक वो देता है, और जहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ वाली बात नहीं है, उन केसेस में जो अल्ट्रा वायर्स है उसको माना जाएगा, और वो हमेशा वॉइड होगा। अब इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं कि लिमिट तो नहीं थी लेकिन फिर भी बोरोइंग्स हो गई हैं, तो इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडी है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब आप सीधा सा ये समझिए कि जो जब पता चला कि ये अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही उसको स्थिर कर दिया गया, उस क्रियान्विति को स्थिर कर दिया गया। सपोज कीजिए कि अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग थी 100 करोड़ की, और अभी तक 30 करोड़ रुपए कंपनी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और
तभी ये पता चलता है कि अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है, तो उसको वहीं पर स्थिर कर दिया जाएगा उसको, और बाकी के जो 70 करोड़ रुपए हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। दूसरी रेमेडी आती है रिकवरी और रेस्टिट्यूशन। अगर लैंडर ये साबित कर दे कि अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है और ये अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ लैंडर के ऊपर है यहाँ पर, क्योंकि जो अग्रीव पार्टी है वो लैंडर है और अग्रीव पार्टी के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो इसकी रिकवरी की जा सकती है और रेस्टिट्यूशन यानी कि पहले की अवस्था में उसको लाया जा सकता है। वो जो 30 करोड़ रुपए कंपनी को दे दिए गए थे वो वापस लौटाकर वो वापस लेंडर के पास पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है सबोर्गेशन। सबोर्गेशन समझने के लिए आप कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को देखें कि यदि बोरोइंग्स का उपयोग, अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स का उपयोग क्रेडिटर्स के ड्यूज को चुकाने में किया गया, अब जो लेंडर का पैसा था वो क्रेडिटर के पास चला गया, तो कुल मिला के इसका जो टोटल इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया लेंडर ने, तो वास्तव में देखा जाए तो लेंडर भी तो एक क्रेडिटर हो गया। तो जो अधिकार क्रेडिटर्स को मिले हैं वही अधिकार फिर लेंडर को मिल जाएंगे, और जो लेंडर है वो लेंडर तो है ही, साथ में ही वो क्रेडिटर के रूप में भी कंपनी के लिए बन जाएगा। तो जो अधिकार क्रेडिटर्स को मिलते हैं वही अधिकार उस लेंडर को मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को कहा गया है सबॉर्गेशन। यदि लेंडर चाहे तो वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंसेस में, विशेष परिस्थितियों में कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल कर सकता है विद ड्यू प्री रिक्विजिट्स। जितनी भी आवश्यकता है स्यू करने के लिए उन सभी को पूरा करते हुए जो लेंडर है वो कंपनी के डायरेक्टर्स को सूट कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब दूसरा केस आता है कि जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग की है, इस केस में जो कंपनी है, क्योंकि वो तो अलग है, कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके बीच में तो एक कॉरपोरेट वेल है। तो यदि अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा की गई है तो उस केस में कंपनी बाउंड नहीं है रिपे करने के लिए, और यहाँ पर रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी अवेलेबल है, सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, बिकॉज हो सकता है कि जो इंटेंशन है वो मेलिफाइड इंटेंशंस थे, उन्होंने स्टैट्यूटरी लिमिट्स और मेमोरेंडम में जो लिमिट्स दी हैं उनका पालन नहीं किया है, और उसके बियॉन्ड जाकर, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी जाकर उन्होंने बोरोइंग की है। कोर्ट ऑफ लॉ में बाद में ये सब चीज़ें एनालाइज की जाएंगी कि वो जो फंड अल्ट्रा वायर्स हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या कोई ऐसी कंटिजेंसी थी जिसको पे ऑफ करने के लिए अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग की गई, या कोई मेलाफाइड इंटेंशंस थे जिनको अचीव करने के लिए डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग की। तो कुल मिला के जो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है वो फ्रॉम द बिगिनिंग नल एंड वॉइड रहेंगे, बट डिपेंड्स कि वो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग किसने की है, कंपनी ने की है अथवा डायरेक्टर्स ने की है, और फिर जो रेमेडीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली होंगी। थैंक यू।